क्या मोदी जी तो कहते थे 400 के पार जाएंगे, 240 पे अटके तो फिर क्या सियासत छोड़ दी। ऐसा नहीं है, ये लोगों का इलेक्शन होता है, लोगों की अपनी मर्जी है। दिल्ली के लोगों ने अपना वोट बदला, लेकिन कुछ हालात रहे वहां पर, जैसे वहां पर गुंडागर्दी रही, पैसा शरेआम बांटा गया, डराया गया, धमकाया गया। सत्ता हासिल करने की हवस हो, जिद हो, उनकी जिद थी तो हासिल कर ली। ऐसा भी नहीं है कि इतनी बड़ी बहुमत मिली हो, इतनी बड़ी ताकत मिली हो। हमारा भी अपोजिशन में एक अहम रोल है। देखते हैं, वक्त मिला है उनको, 27 साल के बाद मौका मिला है भाजपा को। हालांकि 10 साल से लगातार वो सरकार में भी रही, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाए। बहुत सारी चीजें हैं भाजपा का मालूम होना चाहिए। जहां पे सरकार तोड़नी पड़े तो नेताओं को तोड़ा जाता है, जहां वोटरों को छोड़ना पड़ता है छोड़ा जाता है, जहां लाना पड़ता है वहां लाने की कोशिश पूरी होती है। तो सत्ता की हवस थी तो उस हवस को हासिल किया। दिल्ली के अंदर उनको मौका मिला, दिल्ली के लोगों से छीन कर उन्होंने, जमहूरियत से नहीं, छीन के उन्होंने वहां सत्ता में आए हैं। देखते हैं क्या होगा, अभी आगे लड़ाई है और ये पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल है। ऐसा नहीं कि नए सिरे से दिल्ली पे अब वो आज तो कब्जा करने की ठानी थी तो कामयाब हो गई। दो बात सच हो गई, जहाँ पे पुलिस का इस्तेमाल करना था किया, जहाँ पे पैसे का इस्तेमाल करना था किया, जहाँ पर जो तरीका चला वहां गुंडागर्दी की तो की। चाहे आपको होटल से निकालना पड़ा वही सारे, ये तो मेरे साथ हुआ है। और ऐसे कितने मामले हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, इलेक्शन कमीशन को पता है। पैसा बांटा गया, शरेआम साड़ियां बांटी गई। कोई बात नहीं, किसी को तो कसमें खिलाएगी, अलग है। चलिए, सत्ता हासिल की है, अब मौका मिला है, उनकी मुख्यमंत्री भी बन गई। अब देखते हैं, दिल्ली बदलनी चाहिए, दिल्ली के अंदर काम होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कितना डेंट समझते हैं आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वजूद जो है वो दिल्ली के अंदर था। हम देश के लिए हैं, हम पार्टी, हम कुछ लोग नहीं हैं। ये आपको लगता है ये कुछ लोग हैं, कुछ ये लोगों के लिए, ये देश की बेहतरी के लिए। ये एक ऐसा संगठन है जो देश को बेहतरी की ओर देखना चाहता है। और देश के अंदर जो लुटेरे हैं, उन लुटेरों के खिलाफ बेबाकी से आवाज बुलंद करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है, हम इसको बचाने के लिए, जो इसे लूटने की कोशिश करेगा, खुल्लम खुल्ला हम उसकी मुखालफत करेंगे। और हमें उन चीजों के डर नहीं रहता। चाहे आप देखेंगे केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे डाला, उसे काम नहीं करने दिया। उनका इंटेंशन था कि दिल्ली पे कब्जा हो। हमारा इंटेंशन क्लियर था कि ये जो जाबिर लोग हैं, ये जो डिक्टेटर लोग हैं, ये जो लुटेरे लोग हैं, इनको नंगा करें। उनने जेल में भी डाला, तब भी फर्क नहीं पड़ा। कितने नेताओं को अंदर किया, लेकिन हम किसके लिए लड़े? किसके लिए लड़े? लोगों के लिए और इस देश के लिए। ये हमारा फर्ज बनता है। मैं 12 साल से आम आदमी पार्टी में, किस लिए? लोगों के लिए। मैंने भी बहुत कुछ झेला, आज मैं नेता बना हूं। मेरे अलावा आपने कहा सुर्खियों में रहता है, मीडिया में रहता हूँ। क्यों रहता हूँ? मुझे क्या था, बन गया मैं भी एमएलए, बात खत्म। नहीं, हमको कुछ करना है, लोगों को जगाना है, ताकि मेरे आने के बाद, मेरे जाने के बाद लोग भी सोचें कि इंसान को क्या करना चाहिए। आज मुझे एक लड़का मिला था, उसने कहा यार हमें क्या करना, अपने घर से मतलब है। मैंने बोला किसी को तो किसी की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। किसी को तो गांव के बारे में सोचना पड़ेगा, शहर के बारे में सोचना पड़ेगा, स्टेट के बारे में, और किसी को तो ये बेड़ा उठाना पड़ेगा। अब हर आदमी अपने घर के बारे में सोचेगा तो लोगों के बारे में कौन सोचेगा? ये एक रेवोल्यूशन है, ये एक अलग पहचान है। इसके बारे में वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं सोच सकती हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे और पॉलिटिकल पार्टी। इनका एक अपना एजेंडा है। हमारा एजेंडा है कि हम जब बनेंगे तो डिलीवर करेंगे। हमारे पास जब ताकत आएगी तो हम लोगों के लिए बेहतर करेंगे, और इस मुल्क को याद करना पड़ेगा। और आज भी आप देख रहे हैं, फ्रीबीज का डंका बजाया जा रहा था, फ्रीबीज आज हो रहा है। हमने 2100 के खिलाफ थे, हमने 2100 कहा, उन्होंने 2500 कहा। अब वो भी तो फ्रीबीज है। उन्होंने, हमने बिजली फ्री दी, उन्होंने कहा हम स्कीमों को नहीं छेड़ेंगे। दिल्ली के अंदर बिजली फ्री चलेगी, वहां पे महिलाओं को 2500 मिलेगा क्या देश के अंदर? दिल्ली तो अमीर है, दिल्ली तो राजधानी है, वहां तो लोगों की कमी नहीं है। टूरिस्ट तो वहां गलियां देखने भी आता है, चाहे कुछ भी, ताजमहल या उधर लाल किला है, कुतुब मीनार है, या कुछ भी है, या हमारा पार्लियामेंट है, वहां पर तो जाते हैं। ऐसे भी लोग दिल्ली जाना पसंद करते हैं, बैरून ममालिक से भी वहां लोग आते हैं। कमी नहीं है पैसे की, लेकिन फिर भी दिल्ली की महिलाओं के लिए 2500 जरूरी है। आप अंदाजा कर सकते हैं, अगर दिल्ली की महिलाएं बसों में फ्री यात्रा करने के लिए ठीक समझती हैं, या उनको बिजली फ्री मिल सकती है, पानी, अब देखते हैं। 2500 तो ये कह रहे हैं हम दे देंगे, क्यों नहीं? मतलब आप ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की वजह से पैटर्न चेंज हो गया उनका? नहीं, आपको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता? आपको दिखना चाहिए, क्योंकि काम के बारे में इनको सोचना पड़ेगा। इनको सोचना पड़ेगा, दिल्ली के अंदर ये चीजें इनको देनी पड़ेगी। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं ये चीजें दी जा सकती थी? यहाँ तो एलजी का पिछली बारी भी आया था, आप जी लाइनें काट दो क्योंकि बिजली का बिल नहीं भरा है लोगों ने। आपको नहीं पता है हमारे यहाँ बिजली कितनी आती? पता होना चाहिए आपको। नहीं, प्रोड्यूस नहीं आती, मिलती कितनी है, मिलती कितनी, और कितनी बिजली हमारी जाया होती है पेड़ों के साथ। बोलते हैं हम इतनी बिजली जलाते हैं, हम जलाते नहीं है, हमारा लेफ्ट लोड है। किसी ने हिसाब किया? लेकिन उन्होंने एक जगह मीटर लगाया है, हम 9000 करोड़ की बिजली खरीदते और जलाते हैं। किसने कहा? किसने कहा?
क्या आपको नहीं पता है कि लेफ्ट लोड कितना हमारे गांव जो है किलोमीटरों के हिसाब से, और एक गांव के अंदर एक ट्रांसफार्मर है, जब लेफ्ट लोड लगाया जाता है तो उसके घर का बल्ब कितनी बिजली देता है आगे, और वो कहते हैं उसका जिम्मा जो है एक आम आदमी पर डाला जाता है। कितने लकड़ी के पोल हैं और कितनी बिजली हमारी पेड़ों के साथ है, और उसका मीटर भी एक आम आदमी पर चढ़ाया जाता है। अगर आप बॉयलर नहीं लगाते हैं, आप एसी नहीं लगाते हैं, फैन नहीं चलाते हैं, फिर भी वो जो लकड़ी के पोल हों या पेड़ के साथ हो, वो जो बिजली पेड़ खाता है उसका खमियाजा भी उसको आम आदमी को चुकाना पड़ रहा है। लेफ्ट लोड के बारे में भी, उसकी लेफ्ट में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं होती। ट्रांसफार्मर्स हम लोगों को किश्तवाड़ में बात हो रही है, किश्तवाड़ में लोग जो है खड़े हुए हैं, वो फ्री बिजली की मांग कर रहे हैं। देखिए, आप फिर से वही बात करें, मैं कह रहा हूं अगर दिल्ली जैसी राजधानी में इन चीजों की जरूरत है तो आप अंदाजा नहीं कर सकते हमारी माएँ बहनें क्या अमीर होगी, हमारे लोगों को क्या सब कुछ रोजगार है, हमें नहीं चाहिए। देश के अंदर मोदी की सरकार में, मोदी की सरकार के अलावा कितने राज्यों में उसकी सरकार है, 20 राज्यों के आसपास उनकी सरकार, क्या वहां पर लोगों को जरूरत नहीं है? दिल्ली में हमने किया तो अब उसको बढ़ाया जा रहा है, बाकी राज्यों के अंदर भी ये चीजें होनी चाहिए। यहाँ तो बिजली काटी जाती है, दी नहीं जाती है, मुकम्मल 24 घंटे तो दे ही नहीं सकते, लेकिन जो देते हैं उसमें भी किराया कितना लेते हैं आप अंदाजा नहीं। और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। मैंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 24 घंटे बिजली लाने का ये हमारा एक सपना है, और इस सपने को पूरा करने के लिए लोगों ने मुझे चुना है, और अगर चुन के भेजा तो असेंबली में पूरी ताकत से आवाज उठेगी। मैं सरकार का एक हिस्सा भी हूं, और उसी सरकार ने हमसे वादा किया है कि 200 यूनिट फ्री देंगे। अब वो अगर इस बात में हमें टाल मटोल करेंगे कि मीटर लगेंगे उसके बाद फ्री करेंगे, वैसा नहीं होगा। अगर वो मीटर पढ़ने के बगैर किराया वसूल रहे हैं तो उसी हिसाब से जो है 200 यूनिट फ्री करने के बाद वो करे। मुझे लगता है सरकार को इस पे काम करना चाहिए। बिजली की बात हो या हॉस्पिटल की बात हो या हमारे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सड़कों की बात हो या करप्शन को रोकने की बात हो, सरकार को इस चीज पे काम करना चाहिए और पूरी ताकत से। और हमारी माएँ बहनें और जो हमारा एजुकेशन पढ़ा लिखा यूथ है, और जो हमारे 10 साल पहले जो PhD MPhil करके जो बेरोजगार हैं, खज्जल हैं, कंट्रेक्चुअल बेसिस पे उनको उठाकर फेंका जाता है। कोई अगर लेक्चरर बनता है, उस लेक्चरर की हैसियत इतनी है कि 6 महीने के बाद उसको निकाल दिया जाता है। NRHM के एम्प्लॉय उनको निकाल दिया जाता है। तो इन चीजों पे काम होना चाहिए, और जो नया पढ़ा लिखा तबका है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। मैंने तो मांग की है 3000 अनरिटन होना चाहिए, जो हमारा वेल क्वालिफाइड बच्चा है ना। तो अगर 2500 वहां की महिलाओं को मिलता है, तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए अगर 3000 का अनरिटन तब तक मिले जब तक ना उसे रोजगार मिले। तो ये चीजें करनी पड़ेंगी और इस पर पूरी ताकत से आवाज उठाई जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है उमर साहब की सरकार में ये चीजें होना तय है। और अगर ये चीजें नहीं होंगी, लोगों के हित में काम नहीं होगा, कैजुअल लेबर्स के बारे में नहीं सोचा जाएगा, वो जो कंट्रेक्चुअल बेसिस पे जो हमारे मुलाजिम तबका था, चाहे वो हेल्थ में थे या चाहे एजुकेशन में थे, उनको भी कंटिन्यू करना। ये तो सस्ते में काम कर रहे हैं, तो उनको रोजगार भी मिल रहा है, उनके प्रोफेशन में भी उन्हें मौका मिल रहा है, और उनको शांति भी मिल रही है, क्योंकि उनका प्रोफेशन वही था, उसमें सरकार उन्हें मौका भी दे रही है और वो डिलीवर भी कर रहे हैं, और कम से पैसे में इतना काम हो रहा है। मुझे लगता है सरकार को इस पे काम करना चाहिए। हमारा रेजोल्यूशन भी है, हमारे सवाल भी है, और हमारी आवाज भी असेंबली में उठेगी। अभी क्यों कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के साथ मिलने की बातें भी हो रही है, क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, ऐसा नहीं है, जब होगा तब बात करेंगे। वैसे भी मैं कह चुका हूं कि अगर भाजपा को इतना ही शौक है हम सत्ता में बने रहेंगे फिर जाके करेंगे, तो ये थोड़ा पागलपन है। इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। जब आएंगे तो पूरी दुनिया कहेगी, लोग कहेंगे। मुझे लगता है मुझसे बेहतर है, काफी एक्सपीरियंस लोग हैं, बहुत सारा वक्त इन्होंने सियासत में लगाया है, तो ये इन्हें खुद पता होगा कि उधर जाने से पहले उनको 100 बार सोचना पड़ेगा। अगर लोगों की, मुझे नहीं लगता है करेंगे। आप किस और जाएंगे फिर तब? मैं तो आप भाजपा के साथ हाथ मिलाएंगे? देखिए, जब 29 का आंकड़ा 42 का आंकड़ा मिल जाएगा तो कितना होता है? लेकिन ये आंकड़े हमने बदलते हुए देखे। 29 दोस्ती हो जाती है। पहले 36 का आंकड़ा होता है, फिर दोस्ती तो इनको वैसे भी रहती है। दोस्ती देखिए, काम में कंप्रोमाइज, बात करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इंसान का एक क्लियर एजेंडा चाहिए, विजन होना चाहिए, उस विजन पे काम होना चाहिए। लड़ाई तो हमारी किसी के साथ नहीं है, ना भाजपा के साथ, ना एनसी के साथ, ना कांग्रेस के साथ, मेरी तो किसी के साथ नहीं है। जो आवाम के लिए बेहतर काम करेगा मैं उसके साथ हूँ। हाँ, ये अलग बात है, लेकिन अगर इनके आइडियाज मिलते हैं तो यकीनन ये लोग जब एक होंगे तो उसका जवाब महराज का आवाम देगी, जिन्होंने 42 सीटों पे वोट दिया है, जिन्होंने 28 सीटों पे वोट दिया है। LG का तो पता नहीं, उसने भी 5 सीटें कहीं तय कर ली है, तो फिर वो लोग तो जवाब देंगे। मेरे जवाब का इंतजार क्यों कर रहे हो? मेरा भी जवाब उसी तर्ज का होगा जिस तर्ज का आवाम का होगा। चलिए, दिल्ली से जो है और जम्मू कश्मीर से डोडा की ओर आते हैं। डोडा में बहुत सारी दिक्कतें हैं कंटिन्यू, और लोगों को जो है आपसे उम्मीद भी है बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे लोगों की अब उम्मीद भी टूट चुकी है कि शायद महराज मलिक से नहीं होगा, क्योंकि महराज मलिक हमेशा DC के लिए लेटर लिखते हैं, खुद से कुछ नहीं कर पा रहे। तो क्या लगता है आपके पास उतनी पावर्स नहीं है जो पहले MLA के पास हुआ? पावर्स बहुत है, किसने कहा पावर्स में कमी? पावर्स में कोई कमी नहीं।
तो फिर आप एक काम लेटर तो क्यों लिखते हैं डीसी के लिए? आप देखिए, खुद ही लेटर चिट्ठी- क्यों नहीं निकालते कि ऐसा करिए? आप उनसे बताते हैं ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं रिक्वेस्ट है। करते हैं आप उनसे? अरे देखिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए, जो जिसका काम है उसको ही करवाना है। जो जिसका काम है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी। लेकिन आपको तो डायरेक्शंस देनी है ना। सुन लीजिए ना, जो जिसका काम है वो उसी को करना है। और ये जब आप समझ जाएंगे तो उस दिन समझ जाएंगे। मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। और जो काम नहीं होंगे, जहाँ आपको लगता है कि ये काम नहीं होंगे, लीगल है, नहीं किया जा रहा है, तो सवाल आप पूछ सकते हैं। महाराज तरीका मलिक है- आज बड़े सुलझे हुए लग रहे हैं, नहीं। बातचीत में ही देख के लग रहा है कि नहीं, बड़े सुलझे हुए हो गए हैं, बहुत बड़े नेता सुलझे हुए लग रहे हैं अभी बातें करने से। सुन लीजिए, अभी या हालात ने नहीं, बदल नहीं, दिया नहीं, है नहीं, नहीं, या ऐसे थे आप? हालात नहीं, देखिए वक्त की बात होती है। वक्त में जब आपको ये चीजें मिलती हैं, आपको देखने को मिलता है। हमारा एक क्लियर एजेंडा है। हमने कुछ ऑफिसर से बात की है, हमने उनको क्लियर कट बोला है, अगर आप भी चाहते हैं कि हम काम करें और अगर आपकी मंशा भी है बेहतरी, तो उस बेहतरी में आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आपका कॉपरेशन रहा तो यकीनन ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो देखिए लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। अगर ये लड़कर जो है हमारे हुकूक देना चाहेंगे, या अगर भाईचारे से होता है तो करो, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। काम में कम्प्रोमाइज नहीं। मैं बार बार आपको कहता हूँ, मैं आवाम के साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ, आवाम के जज्बात के साथ खेल नहीं सकता हूँ, और उनके विश्वास पे पानी नहीं फेर सकता हूँ, और किसी की दलाली नहीं कर सकता हूँ गुलाम बनाने के लिए। हाँ, अगर आपका मकसद बेहतरी के लिए है, अगर वहां पे मुझे नरमी करनी पड़े करूंगा, लेकिन अगर आप गुंडागर्दी पे आएंगे तो फिर उम्मीद मत रखना कि हम नरमी से पेश आएंगे। उम्मीद है मुझे कॉपरेट करेंगे। डिजिटल जमाना है, नए दौर में हम लोग आए हैं, और नए साल की शुरुआत होगी मार्च से। अब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो मार्च के बाद रहेगा। हमारा भी इंटेंशन है कि हम कुछ करें, और हमारा इंटेंशन ये है किसी को ये ना लगे कि ये अपनी जात के लिए कभी करेगा। जिस दिन महराज अपनी जात के लिए लड़ेगा, उस दिन ऑफिसरों को टोकने का हक है, उस दिन बड़े बड़े नेताओं को महराज के खिलाफ बोलने का हक है। लेकिन जब मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा तो यकीन जानना कि सिर्फ आवाम की बेहतरी की बात होती है और इस मुल्क की बेहतरी की बात होती है। लेकिन अगर महराज को आप मजबूर करोगे तो उस आवाम के लिए मैं कुछ भी करूंगा, जिस आवाम ने मेरे लिए दिन रात मेहनत की, जिस आवाम ने मुझे बिना पैसे के वोट दिया, बिना लालच के वोट दिया, और इस उम्मीद से दिया कि कल हमारा बेहतर होगा। और उसके उस कल को बेहतर बनाने के लिए मैंने कहा कि आवाम की बेहतरी के लिए मैं नीचे झुक भी सकता हूँ और ऊपर उठ भी सकता हूँ, और किसी के गरीबों तक जा भी सकता हूँ, है ना। तो अगर हमारे काम बात से किसी को तकलीफ होती है, ठीक है, नहीं, अगर उसको लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, आराम से बोलेंगे। गया था मैं आज एक दफ्तर के अंदर, देखा मैंने 20 दिन से उसने उसको दरखास्त को देखा नहीं। अभी देखेंगे आगे। अब जब दूसरी बार तीसरी बार, मैं तो एविडेंस रख रहा हूँ, जब मुझे ये चीजें रोज रोज मिलेंगी तो फिर उसके साथ क्या सलूक होगा, वैसे अफसर के साथ, वैसे मुलाजिम के साथ वो मौका तो मिलेगा। कल भी और मैं हमारे जब- पास एक शख्स आया था जकियात से, उन्होंने कहा कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है, और साथ में कहा कि ब्लॉक देखिए, में मेरा काम था, मुझे जो है उसके लिए देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ऐसा कौन सा आदमी जिसके पास मोबाइल नहीं है? कौन सा आदमी है? कोई? सबके पास है। मैंने कहा चोरी से बना लो या सामने से बना लो। आपको जब कोई रोकता है, कोई थप्पड़ मारता है, कोई आपका रास्ता तो रोकता आज है, तो बस- ऑफिस में फोन लेना तो अलो ही नहीं, किसने बोला? फोन जमा कर देते हैं बाहर। किसने? कौन सा? आप किसी भी ऑफिस में नहीं, जाओ, मेरे किसी बड़े सुन ऑफिस लीजिए, में जाओ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नहीं। किसने कहा? किसने कहा? आप किसने कहा? आपका फोन जमा नहीं हुआ, लेकिन लोगों का फोन किसका? जमा होता कौन है। से दफ्तर के अंदर? किसी भी आपने- दफ्तर में नहीं, जाओ, बड़े किसी को इजाजत नहीं है दफ्तर में, किसी को फोन से नहीं रोका जा सकता। किसने कहा? आपकी नोटिस में अगर है तो अगर कोई बोल रहा है मुझे बता दीजिए, और मैं कारण जानना चाहूंगा फोन न लेने की वजह कौन से दफ्तर में। ये कौन सी बात होगी? ये कौन सा तरीका रहेगा फोन न लेना? ये कौन सी बात है? इवन बहुत सारी जगहों हाँ, पर इतना- मीडिया को रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है। नहीं, वो बात अलग है, आप फोन साइलेंट बोल सकते हो। फिलहाल इतना इतना गुंडागर्दी नहीं है कि आपको बोलेंगे आप फोन नहीं ला सकते। ये कौन सा तरीका है? उस दफ्तर के अंदर क्या फोन से क्या इनको कोई खतरा है? अरे फिर तो जहाज में चढ़ने से पहले जहाज में मोबाइल ही पीछे करने। वाह, ऐसा नहीं है। अगर किसी दफ्तर के अंदर, खास करके अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, अगर आपकी नोटिस में आता है, जिस भी दफ्तर के अंदर अलाउड नहीं है, हाँ, आप ऑफिसर के सामने बात नहीं करें, वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन साइलेंट आप कर दें वहां पर। हाँ, आपको अगर लेने से रोका जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और अगर आपकी नोटिस में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं, मुझे आप बाकायदा चिट्ठी एक लिखिए, देखिए मुझे एप्लीकेशन लिख लीजिए, बता दीजिए, सोशल मीडिया पे आ जाइए। आपको डरने की जरूरत नहीं। क्यों ऐसा करेंगे? मोबाइल से रोकेंगे? अच्छा, तो इसका मतलब उनका इंटेंशन क्या है? उनका इंटेंशन क्या है? और उस दफ्तर के बारे में मुझे बता देना, और जिस दिन किसी को तकलीफ होगी मुझे बता देना। अरे उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। फिलहाल अगर ऐसे केस ब्लॉक में बहुत सारी दिक्कतें हैं, आपको भी मालूम है कि किस देखिए, तरीके से उसमें ब्लॉक में हमने कहा है, सुन लीजिए मेरी बात, आवाम को भी कॉपरेट करना पड़ेगा, आवाम को भी समझदार होना पड़ेगा, है ना। अगर आप लोग लिख के दे रहे हैं फलाने आदमी को उसके खाते में पैसा दे दो, या इसने हमें मटेरियल डाला, तो यकीनन आपके लिख के हुए पर ही अमल होता है। मैंने ब्लॉक के मुलाजमों को भी कहा है
जब आपको याद होगा जब मैं एमएलए बना, एमएलए के साथ हमने मीटिंग्स की, बहुत अच्छे तरीके से की, और मैंने ब्लॉक के मुलाजमों को कहा है, ऐसा नहीं है कि आप कहोगे महराज गलत है, महराज गलत नहीं है, मैं खुद को साबित सही कर भी सकता हूँ और तुम्हें गलत ठहरा भी सकता हूँ। इतनी ताकत रखता हूँ और इतनी सोच रखता हूँ, इस भरम में कोई ना रहे कि मेरी सुनता कोई नहीं है, क्योंकि सुनने के लिए मैं पूरे देश को ढिंडोरे की तरह पिटाकर उनकी अपनी आवाज को बुलंद कर सकता हूँ, इतनी जुर्रत रखता हूँ। बेहतर यही होगा, उनको मैंने वक्त दिया है। इस साल मार्च के फाइनल में जब बिलिंग होगी, जब लोगों को यहाँ से पैसा मिलेगा और लोगों का मटेरियल आएगा, तो उसमें अगर हेरा फेरी होगी, खास करके मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो तांडव मचा दूंगा। क्या होगा वो ये लोग अंदाजा नहीं कर सकते। इस साल मैं देखूंगा, इनके पास मौका है, मार्च का महीना, क्राई मुझे कहीं से नहीं चाहिए, किसी भी ब्लॉक से, किसी भी पंचायत से, कि हमारा पैसा किसी और ने डाका डाला। अगर ये बात कहीं आगे और साबित होगी, यकीन जानिए असेंबली में कम, उन इलाकों में ज्यादा, और उनके घरों में आप तमाशा जरूर देखेंगे। बेहतर यही होगा कोई इस भ्रम में न रहे कि गरीब को लूटने के बाद वो उसे डराएगा, वो खेल खत्म। और जो फिर तुम्हारा हश्र होगा, तुम अंदाजा नहीं कर सकते हो। एक लूटोगे, दूसरा डराओगे। मौका है अपने गुनाहों से माफी मांगने का, मार्च का महीना है, लोगों का पैसा है, वापस कर देना ईमानदारी के साथ, उसके हाथ थमा देना जिसने वहां पर मटेरियल डाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने इसीलिए ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग डर रहे हैं अब यहाँ पे आने के लिए, बहुत ऑफिसर वो सोच रहे हैं महराज मलिक का इलाका है। इलाका चोरी के लिए नहीं है, डकैती के लिए नहीं है। आप अगर काम करने के लिए प्यार से आ जाओ, अपने काम को प्यार से करो। जैसे मैं अपना प्रोफेशन हूँ, मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, मजे से करता हूँ, अपने शौक से करता हूँ। तुम अपने प्रोफेशन में तंगी महसूस करते हो, भागना चाहते हो, हम ये काम अच्छा नहीं करेंगे। अरे महराज इस वक्त अगर इस मुकाम पे खड़ा है, मैं पैसे से नहीं हूँ, मैं खानदान से नहीं हूँ, मैं अपनी ईमानदारी से हूँ। जहां पे भी जाता हूँ लोग सलाम करते हैं, इज्जत देते हैं। फिर मैंने एक आदमी से कहा, यार अगर ईमानदार होना इस दौर के अंदर इतनी खुशकिस्मती है, तो मुझे तो लगता है सबको ईमानदार बनना चाहिए। अगर ईमानदारी में इतनी ताकत है, तो फिर लोग बेईमानी के रास्ते पे क्यों चल रहे हैं? अरे खुशकिस्मत वो लोग हैं जिनके सामने ईमानदारी का इतना सिला। लेकिन क्या ईमानदारी से काम हो रहे हैं? नहीं, मैं तो ईमानदार हूं ना। मेरे पास काम भी तो होने चाहिए। मेरे पास जो 50-60 करोड़ आ रहा है, मैं किसको दे रहा हूँ? जनता को दे रहा हूँ। मतलब एक एक रुपये का हिसाब मैं दूंगा। मैं अवाम का पैसा अवाम को दूंगा और अवाम के मफाद के लिए दूंगा। अभी कितने सारे काम हो गए जो आपने बहुत काम होंगे, अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस बार जो साल का फाइनेंशियल ईयर जब आएगा, बजट जब आएगा, तो आपको दिखेगा कि महराज ने क्या किया है, महराज चाहता क्या है। और जो पैसा आवाम का है, जहां मैं ऊपर नीचे कर सकता हूं, बगल का बगल को दे सकता हूं, उसका उठा के उसको दे सकता हूं, वो चीजें नहीं करूंगा। जो जेन्युइन चीजें होंगी, जहां जो चीज की जरूरत होगी, वहां पे काम करूंगा और पब्लिक के लिए करूंगा। और ये मेरे पास 5 साल ऐसे आएंगे। आज अगर एक इलाके में कर रहा हूं, कल दूसरे इलाके में करूंगा, फिर तीसरे इलाके में करूंगा। फाइनेंशियल ईयर खत्म एक ही नहीं है, हमारे पास 5 बार फाइनेंशियल ईयर आएंगे। और जो मैं काम कर रहा हूं, उस पर भरोसा करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा और यकीन रखना पड़ेगा कि महराज कभी भी आवाम के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। जनता का पैसा जनता के हवाले करूंगा। ये सबसे बड़ी बात है। मेरी खासियत यही है, मेरी खूबी यही है कि ईमानदारी से काम करूंगा। और ना अपना कोई दोस्त है, ना याराना है, और ना अपना कोई करीबी है। सबका पैसा है, सबके लिए करूंगा। बड़े अच्छा बीच में आ रहे हैं जो याराना दिखा रहे हैं आपका, और वो बता रहे हैं कि आपको पैसा दिया है, आपको इलेक्शन जितवाए हैं और आप पैसा नहीं दे रहे हैं वापस। देखिए, वो जिसके पास होगा, जो भी होगा, वो बात करे, प्रूफ होता है, एविडेंस होता है। जिसने मुझे पैसा दिया उसके पास सबूत भी होगा, उसके पास गवाह भी होंगे। ये बताना जरूरी नहीं। तो आपने किसी को कहा था? मैंने चंदा लिया है। मैंने जब मुझे किसी ने कहा था मैं 2 लाख दूंगा, मैंने मना किया था। मैं 10,000 तक चंदा लिया हूँ अपने इलाके में। 10,000 से ज्यादा रकम मैंने उठाई नहीं है किसी की। ये अलानन मैंने कहा था 1 रुपए से 10,000 तक लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। क्योंकि मुझे पता था जो मुझे 50,000 देगा, लाख देगा, उसने कल को अगर मुझसे उम्मीद भी कुछ होगी। उम्मीद भी अगर मांग भी लिया, वक्ती तौर नहीं दे सकता हूँ, तो चंदा मैं नहीं लेता हूँ। मैं उतना ही लेता हूँ जितना मैं वक्ती तौर अदा कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं कोई घर का गरीब नहीं हूँ। आपकी नोटिस में लोग देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं लोग। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैं कोई घर का गरीब नहीं हूँ। मुझे किसी ने कहा था ये इलेक्शन में चंदा मांग रहा था, फिर चंदा मांगने की क्या जरूरत है, शायद आपने भी सुना। मैंने कहा था मैं गरीब हूँ। मैं कहता हूँ मैं आज भी गरीब हूँ, क्योंकि मुझे लोगों को देना है, अपने परिवार को नहीं। लोगों को देने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, यहाँ एक परिवार को पालने के लिए कितना पैसा चाहिए, और इतने लोगों की उम्मीदों पे खड़ा उतरने के लिए कितना पैसा चाहिए, आपको नहीं पता। मैंने कहा था चुनाव में मैं गरीब, मैं सियासी गरीब हूँ, आज भी हूँ। लेकिन इसी के पीछे एक जर्नलिस्ट ने स्टोरी की, सुन लीजिए, वो आपने देखा, वो वीडियो देखी आप? वही हमारी बात सुन लीजिए। मैं सियासी गरीब अभी भी हूँ,
ख्वाह मेरे पास 1.5 लाख की तनख्वाह है, ख्वाह मेरे पास गाड़ी है, मैं सियासी गरीब हूँ। 1.5 लाख में मैं 100 लोगों को खाना नहीं खिला सकता हूँ। आपको क्या लगता है मैं 100 लोगों को खाना खिला सकता हूँ? नहीं, और डेली नहीं खिला सकता हूँ। हाँ, महीने में एक बार ही खिला सकता हूँ 200 लोगों को 1.5 लाख में से। उसमें मुझे चलना भी है, परिवार भी है, कुछ लोग भी आएंगे, एक दो जिन लोगों को मैं मदद भी करता हूँ। लेकिन आप कहेंगे कि रोज 100 लोग आएंगे और महराज उनको खिलाएगा? नहीं, मैं उससे गरीब हूँ। मैं, देखिए, मेरा बाप एक एम्प्लॉय है, मुलाजिम है, मेरा एक भाई है वो मुलाजिम है, हमारी फैमिली बहुत छोटी है। मुझे मेरे बाप ने एजुकेशन पे लाखों रुपया लगाया, पता है आप? मेरे पहनावे पे लाखों खर्च आया है, और मैं ब्रांड बहुत पहले से पहनता हूँ। 2014 के एक मैंने फोटो डाला था, उसमें उस दिन मैंने वुडलैंड की चप्पल मैं तब भी पहनता, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, पता कर लेना, हमारा ब्रांड होता था पहनावे बाप के में। पैसों से? हाँ, क्योंकि मेरा बाप मुलाजिम था और मैं अपने बाप के पैसे पे सब कुछ करता। तालीम के लिए मैंने भीख नहीं मांगी, मैंने मजदूरी नहीं की, पहनने के लिए मैंने भीख नहीं मांगी, मुझे बाप देता था, खाने के लिए कमी नहीं थी। लेकिन होता क्या है, क्या चाहते थे आपके पापा पहले वो से सियासत को पॉलिटिक्स नहीं चाहते थे। देखिए, ये उनके लिए एक ऐसा काम था जैसे आप बाप से, आप देखिए, विरोध करना? नहीं, जैसे एक बाप, हर बाप का अपने बच्चों से प्यार होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर बच्चे को शौक शराब पीने का हो जाए तो बाप, लाडला अपने बाप को बोलेगा पापा मुझे शराब पीनी है, तो क्या वो बाप उसको पैसे देगा? नहीं, चाहे कितना ही प्यार करता हो, देगा। लेकिन अगर उसी बच्चे के लिए कोई मुश्किल आ जाए तो लाखों नहीं, अपनी जान की बाजी भी लगाता। तो मेरे बाप को सियासत का ये जो काम है, ये शराब से बदतर लगता था। वो इस काम को करने के लिए मुझे आज भी नहीं देता है। वो कहता है लोग किसी के नहीं। और मैंने कई बार तकरीरों में कहा है, मेरे बाप को सियासत से घिन आती है। वो कई बार लोगों को टोकता था तो बोलता था तुमने मेरे लड़के को खराब किया। जो लोग मेरे साथ चलते थे उन्हें टोकता था, क्योंकि उसे इस काम से घिन आती थी। मेरे बाप ने मेरी शादी की, उसने मेरी एजुकेशन पे, मैंने तो पैसा कमाकर जो है तालीम हासिल नहीं की। मेरे बाप की लाख रुपया तनख्वाह थी जब वो रिटायर नहीं हुआ था। खाने वाला एक था, लेकिन वो वही पैसा यहाँ पर नहीं लगा, और ना उसने लगाया। वो कहता था मेरे पास है ही नहीं, मैं इस काम के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि उसकी नजर में ये शराब से बदतर काम था। वो कहता था लोग किसी के नहीं और हमारा कोई वजूद नहीं है और तुम्हारे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। ये बात वो सच कहता था, क्योंकि उसने दुनिया को उसी नजर से देखा था। लेकिन आज जब मैं खड़ा हूं, नजरिया बदला? नहीं, वो आज भी कहता है, वो आज भी वही कहता है, क्योंकि वो अलग नजरिए का है, उसकी सोच अलग है। वो कहता है ये हमारा काम ही नहीं है कि आप पूरे दुनिया का बोझ उठाओ। वो एक अलग सोच का मालिक तो क्या है। वो घर उन्होंने बनाया? देखिए, घर की बात नहीं है, मेरा बाप है, मेरा परिवार है। मैंने कहा कि ऐसे हजारों लोग हैं, हजारों लोग। मेरे बाप की मेरी जिम्मेदारी अभी भी बाप पे है। मतलब मुझे बाप के पास हिस्सा है, मेरे हकूक हैं, उसका फर्ज है, मेरा कर्ज है। ऐसा नहीं है ये लोग जो कह रहे हैं इतने। तो कभी सोचते हैं आपकी नहीं, बाप ने इतना कुछ किया, अब मुझे भी जो है करना है? नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उनकी। मेरे बाप को किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज की। 40,000 वो पेंशन लेता है, 40,000, ठीक है। खाने वाले कितने ही हैं यार, 40,000 बहुत होता है बैठे बिठाए। उसको अपना, वो अपनी खुद कर सकता है। लेकिन वो एक अलग किस्म का, अलग मिजाज का। मुझे इसमें बात नहीं करनी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं जिससे बात उठ रही, क्योंकि नहीं, वो छोड़ दीजिए, लोग क्योंकि देख रहे थे कि वो बहुत मामला, सारा जो वो है दूसरी घर बात बन रहा है, उससे पैसा मैं बात नहीं करना चाहता। उसमें मैंने बहुत बात आपको बताई। मैं गरीब अभी भी हूँ सियासी एतबार से, क्योंकि अगर मेरे पास लोग आएंगे तो 1.5 लाख से मैं इतने लोगों का खर्चा नहीं चला सकता हूँ। हाँ, अगर मुझे करप्शन करनी है, लोगों को लूटना, खिलाना, मैं खिलाऊंगा, लेकिन अभी नहीं खिलाऊंगा। जब वो वक्त आएगा, वैसा एक माहौल बनेगा, फिर मुझे बिजनेस करना पड़ेगा, मुझे साइड बिजनेस करना पड़ेगा, कारोबार करना पड़ेगा, ताकि मैं पैसा कमाऊं, लोगों को खिलाऊं। मेरा जो काम लोगों ने मुझे सौंपा है, ये जो इस बार बजट है, उस बजट का सही इस्तेमाल करना, वो मेरा फर्ज है। जो लोगों के काम होंगे, आप एक इमेज बनाना चाहते हो, इमेज नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम, अपना फर्ज निभा रहा हूँ। अपना शौक है ये कि ईमानदारी से काम करो, ये मेरा शौक है। और मुझे ईमानदारी से काम करते करते ये सिला मिला है। मैं कह रहा हूं कि हर आदमी को ईमानदार बनो, क्योंकि भरोसा उस पर रखो, वो आपके लिए दरवाजे खोल देगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे पास गाड़ी होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास इतना बड़ा मुकाम होगा, इतनी बड़ी इज्जत होगी। लेकिन ये इज्जत, शोहरत और जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूं, अपनी ईमानदारी से, अपने विजन से, अपने फैसले से, अपने मकसद से। और हर आदमी को इसका वादा मेरे रब ने किया है, आप अच्छा करोगे तो वो देखता है, वो दिलों को देखता है। और अगर वो मेरा दिल सही नहीं होता, बताओ मैं कैसे जीतता, कैसे इस मुकाम पे खड़ा होता और कैसे जिंदा होता। अल्लाह का फजल है, वो दिलों को जानता है और हमारी नीयत साफ है। लोगों के हित में काम करेंगे पूरी ताकत से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कहता है। हाँ, जब तक मैं ईमानदार हूं तब तक मैं बोलूंगा। सुन लीजिए, जिस दिन बेईमानी का दाग आपने कहा मैं रोज आता हूँ मीडिया में, फिर आने की हिम्मत होती है? बिल्कुल नहीं आते हैं। जो चोर होता है छुप जाता है,
और आपका फर्ज सवालों बनता से है। डरते हैं वो। डरते हैं, मैं क्यों डरूंगा? अरे भाई खुल के बोलेंगे, हाँ किसी का डाका नहीं डाला है, किसी का या आप हक ये भी नहीं नहीं। पूछते कि क्या पूछने वाले हो, हाँ क्या पूछोगे? वो तो उनका काम है। बहुत सारे लोग आते हैं इंटरव्यू लेने, क्या पूछने, मैंने बोला कुछ भी पूछ लो, आपको हक बनता है, फर्ज बनता है। कुछ सवालों के जवाब मैं इसलिए नहीं देना चाहता हूँ, जब इंसान तंग आ जाता है, ये छोटी घटिया हरकतें, एक इंसान को ये नहीं समझ आ रही कि यार कितनी बड़ी दुनिया है और उस दुनिया के अंदर हो क्या रहा है, और सवाल महराज से करेंगे। आज बोलेंगे जैकेट कहाँ से लाया, पैंट कहाँ से लाया, 17,000 का जूता है, कहाँ से लाया, 17,000 का, और ये आज का नहीं। वो इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि अरे आप जब नहीं। कहते हो गरीब हो, अरे तो फिर गरीब वो मैं देखते हैं खुद कि के लिए नहीं हूँ, कि ऐसा गरीब हम भी हो जाए। गरीब खुद 17 नहीं। लाख चंदा का। मैंने कब किया, चंदा मैंने कब किया, ये भी जरूरी है। चंदा मैंने कब किया, जब मैं चुनाव के लिए खड़ा हुआ, तब मैं, और तब तो इंसान कोई भी गरीब होता है, बिल्कुल। कोई, ये तो पार्टियों से पैसा लेते हैं। अरे मैं, मेरी पार्टी ने मुझे पैसा नहीं दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया, तुम इतने लोगों का झमेला उठाने के लिए मुझे पैसा नहीं चाहिए। और जिसे बाप भी ना मानता हो और इस काम को शराब से बदतर आदत समझता हो, और यकीनन मेरे बाप को लगता था ये पैसा जो है लोगों में डुबोने का है, उससे बदतर है, उसने नहीं दिया। दे सकता था, बहुत पैसा था, दे सकता था, उसके पास पैसा था, लेकिन नहीं, बाप नहीं देगा, और बाप से आप अड़ नहीं सकते हो। हाँ पढ़ाई के लिए उसने दिया, शादी के लिए, पहनने के लिए उसने कमी नहीं रखी, और अल्लाह के फजल से मैंने जिंदगी में कमा कर नहीं खाया, कभी नौबत नहीं आई, मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई कि मुझे कमाना पड़े और खाना पड़े। MA BEd यहाँ तक पहुँचना, जम्मू में पढ़ना, भद्रवा में पढ़ना, ये आम बात नहीं है। और लाइफस्टाइल हमारा अच्छा था, बहुत सारे दोस्त थे मेरे, उनको पता है जब मैं कॉलेज में था, जब मैं जम्मू की यूनिवर्सिटी में था, जब मैं BEd कॉलेज में था, जब मैं हायर सेकेंडरी में था, तो हमारा एक अलग लग्जरी लाइफ होती थी। अच्छा खासा जो मन करता था उसे पहनते थे, और पहनने का शौक बहुत पुराना है। और तभी वो लाइफ जी रहे हैं। और हाँ नहीं, जो शौक है अपना, हम तो ये काम भी शौक से करते हैं, ये काम जो पॉलिटिक्स में कर रहा हूँ ये भी शौक से करता हूँ, और इनको समझ आ जिम्मेदारी भी लगती है कि अरे शौक पॉलिटिक्स। ही जिम्मेदारी है। अगर शौक जिम्मेदारी नहीं होती तो ये पॉलिटिक्स कहाँ कर पाता। मैं अपने काम को दिल से करता हूँ, शिद्दत से करता हूँ, और अपना समझ के करता हूँ, और बेलोस करता हूँ, और उसकी रजा के लिए करता हूँ। ये मेरी फितरत है। आप अपनी नेचर को नहीं बदल सकते हो, लेकिन नेचर को फिर सेम रखो ना, जैसे अगर कोई गलत है तो तब गलत बोलो, जब सही है तो सही बोलो। बोलते हैं ना। क्योंकि हमने देखा कि आपने पोस्ट डाली एक DC डोडा के लिए, मुबारकबाद दी, हमने भी देखी, और उसके बाद फिर डिलीट हो गई वो। फिर वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं, फिर आपने ऐसा मुबारकबाद देनी चाहिए थी कि DC डोडा ने जो है नेशनल लेवल पर जो है वो अवार्ड लिया, तो देखिए, उनको उनकी तारीफ करनी चाहिए थी। देखिए सामने उसमें वीडियो हमने में एक चीज और भी लिखी थी। मैंने सोचा शायद अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, हमने कहा कि आपने इसमें काम किया और भी बाकी चीजों में काम करना है। देखिए इलेक्शन में काम किया, लेकिन अभी तो कह रहे हैं कि अभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हालात है, तो डिस्ट्रिक्ट के हालात को बेहतर बनाने के लिए हमने ये किया था। फिर हमने छोड़ दिया, मैंने कहा चलो छोड़ो, आज उनका खुशी का दिन है, हम कमेंट ही क्यों करें, डिलीट कर दे। क्योंकि हमने वो एक लाइन और भी लिखी थी, शायद आपने नहीं पढ़ी। बहुत लंबी थी, उतनी हाँ, ज्यादा तो लास्ट वाली लाइन में ये था कि बाकी चीजों पे भी फोकस करना जरूरी है। तो उनके अच्छा एक दिन था, और वह हमारे डिस्ट्रिक्ट की भी बहुत बड़ी बात थी, तो ज्यादा फिर अच्छा अब मिले उनसे पर्सनली, उसके बाद हाँ। मुबारकबाद दी आपने उसके बारे में। देखिए मुबारकबाद अच्छा करोगे तो यार ऊपर वाला देखना चाहिए। आपको लोग पीठ के पीछे क्या बोले, आपको मुंह के सामने तारीफ करेंगे, उससे खुश मत होना। ये पता करना कि लोग पीठ के पीछे क्या बोलते हैं, और फिर उसके बाद जायजा करना आपका अंदर क्या कहता है। क्या आपका अंदरून आपको कहता है कि आपने अच्छा किया? और जिस दिन आपको मन से लगेगा कि मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा नहीं किया, तो फिर दुनिया कुछ भी कहे। जैसे आप सुबह जब मुंह धोते हैं तो आईना देखते हैं, अगर आपको दिखेगा कि मैं अच्छा हूँ समाज, तो फिर दुनिया आपके बारे में क्या कहेगी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आईना देख के जाना, और आईना आपका दिल है, अगर दिल गवाही देगी मैं ठीक हूँ, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी आप DC डोडा से मिले, कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ अच्छा है। देखिए काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, हमारा फर्ज बनता है, हम जिम्मेदार लोग हैं। क्योंकि जब तक हम MLA और एडमिनिस्ट्रेशन मिलके काम ना करे तो काम नहीं होने वाले। काम करना ही करना है, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आप नहीं करोगे। ये वो घर का परिवार है कि सुबह किसी को जाग कर फुलके बनाने ही बनाने हैं। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल, नहीं बनाएंगे तो फिर बच्चे तो उठेंगे नहीं चाय बनाने के लिए, जिसके 5 साल 6 साल 7 साल, बड़ों में से किसी रूठे हुए को उठ के फुलके बनाने, ये समझ लीजिए आप। बड़ों को कंप्रोमाइज खुद करना है, बच्चे आपको फोर्स नहीं करेंगे। आप समझ रहे? तो बड़े को तवा चढ़ाना महाराज है। मलिक आज बहुत बड़े लग रहे हैं। नहीं, बड़े नहीं, मैं पहले भी ऐसा ही था, आज भी बोल रहा हूँ, ये सही बात है। तवा चढ़ाना पड़ेगा, आटा गूंदना पड़ेगा, रोश बरोश पीछे रख के आपको बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। खुद खाओ या ना खाओ, लेकिन बच्चों को खिलाना ये बहुत जरूरी है, और ये घर की एक परंपरा रही है, और सबका। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि आपकी कोई आप बात करते हैं, लेकिन आपके बहुत सारे सपोर्टर्स वो बातें नहीं समझ पाते, शायद उनके पास वो समझ उतनी ज्यादा नहीं है उस चीज। देखिए लोग उनको कैसे समझाएंगे? देखिए लोग समझते हैं,
मैं आवाम के लिए काम करता हूँ। और बहुत सारे वो जो नहीं है वायलेंस नहीं, ज्यादा पसंद violence- करते हैं, वाय- जो violent आपको ऐसे वायलेंट देखते किसी हैं, को इजाजत जब आप बस- वायलेंट होते हैं तो बहुत खुश होते हैं वो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको लगता है वो क्योंकि उन्होंने वो चीजें फेस की होती है। अभी आपने कहा जज्बाती हैं। नहीं, अभी आपने कहा किसी दफ्तर के अंदर मोबाइल नहीं लेने दिया जाता, क्या मेरे को तकलीफ नहीं हो रही? अब जब मुझे कहीं लगेगा पता कि कहीं पे नहीं लेने दिया जा रहा, मैं तो हट हो जाऊंगा। क्यों नहीं लेने देंगे? आपको क्या लगता है फिर रवैया ऐसा रहेगा? और जिस दफ्तर के अंदर भी ये धांधली होगी, उस दफ्तर के हाल क्या होगा वो तो देखेंगे। और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, किसी और की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये धांधली करनी क्या है मोबाइल में? आपको क्या कोई गुंडागर्दी करनी? अरे वीडियो बनाना किसी का शौक है, बनाए, आपको क्या है? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। आवाम को लूटने के लिए आपको यहाँ नहीं बिठाया है, आवाम की बेहतरी के लिए आपको बिठाया है, और आवाम की बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा। और आप मुझे बताओ कि अगर आपको रोकेंगे मोबाइल लेने से बिना मतलब के, आपको कैसा हम तो लगेगा? नहीं रुकते हैं। वो बात आपकी अलग है, आप नहीं रोके, मैं चाहता हूँ कोई ना रोके, जिसको भी कहीं पर रोके ना रोके। अगर आपको रोकने की कोशिश करे तो वीडियो बनाओ, बनाओ ना, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल और सवाल आप करो उनसे। वीडियो बनाने से डरोगे, फिर क्या करूंगा मैं? अगर मैं नहीं डरता हूं, आपको भी नहीं डरना, अपने हक के लिए लड़ना है। ये मुल्क में जमहूरियत है, और ये जमहूरियत लोगों के लिए है, गुंडागर्दी के लिए नहीं। और गुंडागर्दी जो करेगा तो उसके लिए महराज नहीं है। अभी देखिए हम बैठ के बात कर रहे हैं तो कितने अच्छे तरीके से बात हुई, लेकिन हमेशा हम देखते हैं जब मार्केट में होते हैं तो बात नहीं कर पाते हैं। तो एक डिसिप्लिन वे होना चाहिए हर एक चीज के लिए। देखिए, हर चीज का एक तरीका होता है और हर चीज को करने का समय होता है, और जब वक्त के हालात वैसे होते हैं तो माहौल बदल जाता है। आपको लगता है डोडा सिटी में जो लोग आज चले, आपको लगता है सारे शरीफजादे हैं? कोई बीवी पे बरसता है, कोई बच्चों पे बरसता है, कोई भाई पे बरसता है, कोई माँ बाप पे बरसता कोई है। आप पे भी बरसता है। बात सुन लीजिए ना, वो वीडियो नहीं, वो बहुत कम लोग हैं जो गाँव से उठकर शहर में आए। ये तो इसलिए है क्योंकि हम आम आदमी हैं। आज तक किसी नेता के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं करते थे। ये महाराज जब बड़े नेताओं के खिलाफ बोलने लग गया तो छोटे भी हमारे खिलाफ बोलना शुरू हो गए। मुझे उसमें दिक्कत नहीं, आज मेरे खिलाफ अच्छी बात है। कल जरूरत करेंगे किसी और के खिलाफ भी, गलत के खिलाफ बोलेंगे। देखिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ बोलना चाहिए। शुरुआत मेरे से हो रही है, चले भड़ास निकाल दीजिए। किसी दिन तो अच्छी बात करेंगे, किसी दिन तो जालिम के खिलाफ बोलेंगे, चीखें चिल्लाएं, सबका फर्ज बनता है। जहां हक है वहां खड़े हो जाओ, जहां कोई जालिम है उसके खिलाफ बोलना शुरू करो। और यही है पहला तो फर्ज, यह हाथ से रोको। अगर हाथ से ताकत नहीं है, जुबान खोलो और जुबान से बोलना है। अगर किसी को लगता है महराज गलत है, बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या फर्क पड़ेगा? अरे मैं भी तो बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ बोलता हूँ, मैंने बोला, मैं क्यों डरूंगा? उनको भी हक है, जमहूरियत है, जमहूरियत तो इसी का नाम है। आपको क्या दिक्कत है? आपको देख के छोटे छोटे लोगों को भी अब लग रहा है, जो आम लोग हैं वो भी पॉलिटिक्स की ओर देख रहे हैं कि नहीं हम तो चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ यूथ आए। अब मेरा जिम्मा तो है नहीं पॉलिटिक्स का, सारा काम मैं ही करूँ, हर जगह से मैं ही एमएलए बनूं। मैं तो चाहता हूँ यहाँ 90 की सीटें, 90 की 90 सीटों में एक आम आदमी आए, पढ़ा लिखा है, नौजवान है, अच्छी सूझबूझ वाला है, काम करे। अभी पंचायतों में चुनाव होने हैं, अच्छे लोग आए। क्यों ठेका लगा के रखा है? वो तय करेंगे उसको मैंडेट। आवाम पहले ही मैंडेट दे, मैंडेट आवाम दे, वोट मौका आवाम दे, सत्ता पे आवाम बिठाए जैसे मुझे दिया। मैं आवाम के लिए लड़ा, आवाम ने मुझे चुना, मैं आवाम के लिए फिर से लड़ूंगा, काम करूंगा। इसमें मजा है। जब आप पैसे के दम पे लोगों को वोट देंगे तो वो फिर वसूली करेंगे, जो जितना इन्वेस्ट करेगा वो उतना वापस की कमाई करेगा। लोगों को भी मुझे लगता है इस बार जब भी चुनाव होंगे तो अच्छे को चुनेंगे, ईमानदार को चुनेंगे, निराश नहीं करेंगे, अपना मुस्तकबिल लिखेंगे। और इस बार वोट जो है ना 5 साल के लिए पड़ेगा, वक्त के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं। धर्म की राजनीति खत्म। देखिए, आज मुझे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में बात करूंगा, आज भी मैं देखता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ, कुछ लोग फिरका परस्ता भी है, हिंदू बनते नहीं जी, मैंने क्या किया? अरे कमेंट सही को सही लिखो, शर्म आनी चाहिए तुमको। मैं कैजुअल लेबरर्स के लिए लड़ रहा हूँ, मैं नौजवानों के लिए लड़ रहा हूँ। आपको तब मैंने मुसलमानों की कभी बात ही नहीं की, मुसलमानों के लिए कभी लड़े नहीं। अरे तुम्हारी सड़कों के लिए लड़ा हूँ, तुम्हारे स्कूलों के लिए लड़ा हूँ, और तुम अभी भी ले दे के धर्म। अरे धर्म बाद में देखना, धर्म के लिए कोई टाइम है? आप अपनी पार्टी के लिए बाद में बात करना, पहले तुम्हारे पार्टी वाले तो बात करें। वो तो उनसे तो तुम उगलवा नहीं पा रहे हो, बस ये कट्टरगंजी करोगे, उसको दिखाएंगे और धर्म का ज्ञान इतना रखोगे सियासत में। सिर्फ सियासत में आपको धर्म चाहिए? मंदिर जाने से तकलीफ हो रही है, मस्जिद जाने से तकलीफ हो रही है, उधर नहीं जाएंगे, अच्छा करेंगे नहीं, बस हमारा लीडर, और चाहे वो धर्म का हो या नहीं हो, उसको धर्म का पता ही नहीं है, वो कभी मंदिर मस्जिद जाता ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, लेकिन उसके पीछे चलेंगे क्योंकि वो धर्म का ठेकेदार है। अक्ल ही नहीं है, बददिमाग। ऐसे सोचते बोलना चाहते लेकिन बोल नहीं पा रहे। बोलो, पैसे की तरह बनो। किसी ने बड़ा खूब कहा था, पैसे को कोई नहीं देखता कि किसी मुसलमान की जेब से निकला, हिंदू की जेब से निकला, कि मरे हुए आदमी की जेब से निकला। मरे हुए के पास अगर पैसा होगा ना, उसको लूटने के लिए कोई भी खड़ा हो जाएगा। ये लोग हैं, उसकी अगर अंगूठी फंसी होगी ना, काट लेंगे, अंगूठी के समय जेब में रखेंगे, ये नहीं देखेंगे हिंदू की या मुसलमान की। अक्ल ही नहीं है इनको। अरे महाराज बात कर रहा है, जिस दिन मैं धर्म की लड़ाई लड़ूंगा उस दिन दूसरे धर्म के लोग मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ और तुम लिखोगे ये बीजेपी के खिलाफ बोलते। अरे भाड़ में जाए बीजेपी, भाड़ में जाए कांग्रेस, भाड़ में जाए हमारा, क्या लेना है यार?
आज मुझे मौका मिला, 5 साल मुझसे कम लो, आपके हॉस्टल में आपका इलाज नहीं हो रहा, मेरे साथ खड़े हो जाओ। आपकी रोड नहीं बन रही, मेरे साथ खड़े हो जाओ। आपको खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, मैंने करोड़ों दिया। इन लोगों ने आज तक आपके बच्चों के लिए नहीं दिया, मैंने आपके स्मार्ट स्कूल बनाने हैं, देख लेना कैसे बनाऊं। तुम्हारे बच्चों के लिए, वहां के मेरे बच्चे, वहां के मुसलमानों के पढ़ेंगे, वहां के किसी एक धर्म के पढ़ेंगे। इनको शर्म नहीं आती। हाँ, जिस दिन मैं धर्म की बात करूंगा उस दिन बाकी धर्म के लोग सवाल करें, लेकिन अभी नहीं। और ये चीज हमें अच्छी नहीं लगती। अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो मरेंगे, क्या करेंगे? अक्ल है नहीं, दिमाग है नहीं, बस धर्म के नाम पे। कौन है ये? क्या ठेकेदार है धर्म? अरे जिस दिन मैं पंडित को गाली दूंगा, जिस दिन मैं पंडित को घसीटूंगा या किसी इमाम को उस दिन अगर बोलोगे अच्छा लगेगा। वरना मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूं, आपको तकलीफ हो रही। आप ठीक हो, आप जिस पार्टी से हो, किसी से भी हो, करो, लेकिन यार कोई अच्छा कर रहा है उसके लिए खड़े तो हो जाओ, मुझसे काम लो। मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। मैं हॉस्टल में अभी जा रहा हूँ, तुम्हें बोलने में क्या दिक्कत है? ये प्रॉब्लम। अभी जिस अफसर दफ्तर के अंदर कहरा में गया था, वहां जो जब मैंने वो देखी, वो जो आप भी देख लेना उसको, वो जो एप्लीकेशन थी वो हिंदू की थी। वो हिंदू की थी, उसमें नाम कुछ लिखा है, मुझे अब याद नहीं आ रहा है, मैंने नाम नहीं लिया उधर, लेकिन मैंने उसको देखा, वो हिंदू की एप्लीकेशन। मुझे तकलीफ हुई, क्यों? वो 20 दिन उसे वहां पे पड़ी रही, धूल खा रही थी। अरे अगर मैं देखता, मैं बोलता यार भाड़ में फाड़ दो इसको। ये तरीका है इन लोगों का, इनको शर्म। ये अगर इनको धर्म को, कोई भी हिंदू धर्म को मानता, मुस्लिम को मानता, किसी को मानता, उसको अकल होती, वो इंसानियत के लिए लड़ता, वो इंसानी महाज पे बात करता। इनको अकल नहीं, धर्म के ठेकेदार हैं, बस जलील हुए हैं। खुद तो इनके पास कुछ भी नहीं, बस दूसरे को बनाने पे लगे हैं। अपना पजामा ही निकल जाए, अपने माँ बाप के साथ अच्छा नहीं करते। जिस माँ बाप की जमीन पर ये बैठे, एक नेता तुम्हें कभी 2 मरले नहीं देगा, कभी नहीं देगा। लेकिन जिस बाप की जमीन पे बैठते हो, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक नहीं करते हो, उनके साथ अच्छा नहीं करते हो, अपने भाई के साथ अच्छा नहीं करते हो, बस फलाने लीडर के साथ, उसके खिलाफ बोला तो मैं दिखाऊंगा, मोदी के खिलाफ बोला तो दिखाएंगे। ये लोग हैं। उसके भाई का देखना, उसके भाई के साथ 36 का आंकड़ा होगा, अपने बाप को उठा के बाहर निकाल दिया और बीवी का गुलाम बना हो, अपने माँ बाप को छोड़ दिया। ये लोग मुझे बताएंगे? इनकी औकात नहीं है बात करने की, और धर्म के ठेकेदार बनते हैं। इनको बता दो, तुम्हारा धर्म तुम्हारा परिवार है। तुम पहले अपने परिवार की कदर करो, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने भाइयों के साथ खड़े हो जाओ, उसके बाद नेताओं के साथ खड़े हो जाना, उनके लिए लड़ना। कटने मरने के लिए खड़े हो जाते हैं पागलों की, जहलों की जमात। महराज के बारे में तुम नहीं सोच सकते। महराज तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई बार पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आज अगर इस मुकाम पे खड़ा हूं, लोग कहते हैं बच्चा, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं अकल का पक्का हूं, और इस मुकाम तक अगर खड़ा हुआ हूं, कोई तो बात तो होगी। तो आपके खिलाफ ऑपोजिशन भी नहीं हो रही है? ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन बिल्कुल कौन सी ऑपोजिशन? अरे मेरे खिलाफ क्या ऑपोजिशन था? उनको पता है काम करने वाला है। मैं दलाल तो हूं नहीं, दल की तो करूंगा नहीं, आवाम का पैसा गिन के दूंगा। आप देखना हिसाब कैसे करता हूं, और दूसरों को जब हिसाब देना पड़ेगा ना, तो पता चलेगा कैसे काम करते। राजनीति बदलने आया हूं, आप समझ रहे हो? और बड़े बड़े राजनेताओं को पता चलना चाहिए कि लड़का कौन है। और जब अगर मेरी तर्ज पे लोग खड़े हो गए, तो सिस्टम बदलने में देर नहीं होगी, बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, ये एक बहुत बड़ी जंग है, और इस जंग को लड़ना हमारा फर्ज है। आज हमारे हिस्से, हमारे कांधों पे हम लड़ेंगे। चलिए, तो मज्जा मज्जा राज करेगा। इसके बाद जो मज्जा नहीं है, ये बच्चों का नारा था। मज्जा मेरा निकनेम है, अच्छी बात है। अगर किसी को हमारी बात अच्छी लगती है, उन्होंने नारा दे दिया, वायरल हो गया। मैं ये नहीं कहता हूँ हर आदमी को अच्छा बनना है, मैंने आपको पहले ही बोला, हर आदमी को अच्छा बनना है, और अच्छा होने में इतनी इज्जत है, मजा तो होना चाहिए यार। चलिए।